Record. Yes, everyone. Very good morning. किसका माइक चालू है? कर दिया बंद? I know my voice is very nice, but still यार. चलो. ये प्रोफेशन अच्छा है. दूसरों के प्रोफेशन में क्यों ही डिस्टर्बेंस लाना मैं? चलो. हमने कल IFRS 15 पढ़ा था रेवेन्यू. मैंने कहा था ट्राई करके छुट्टियां मत मारना. This is very important topic today. Whatever we are discussing, it's very, very important. You have no idea कि आज मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं क्लास आ पाऊं. But I know that this topic is very important. Along with मुझे पता था अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाती तो शायद आपको वो टॉपिक उतने अच्छे से समझ में नहीं आता जितना आप फेस टू फेस समझ सकते हो. Am I clear? मैम आप तो अच्छे भले दिख रहे हो. नहीं हूँ अच्छी भली. दवाइयों पे खड़ी हूँ. आई एम कंप्लीटली ड्रेन. वो आपको आई थिंक जब 1 घंटा खत्म होगा तब आपको मेरी वॉइस और मेरी बॉडी लैंग्वेज में शायद समझ में आने लग जाए. मैम 1 घंटे बाद एक्टिंग चैनल नहीं, बिल्कुल भी. चलो. सो मेरे लिए आपके पास एक क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू दी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है. ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. मैम फिर टेस्ट ले रहे? अरे मैं क्लास से बाहर नहीं निकालूंगी. दिस इज नॉट सरप्राइज टेस्ट और दिस इज नॉट दैट टू चेक द बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, रिविजन कर ले. एम आई क्लियर? चलो. इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? फिर किसी ने माइक अनम्यूट किया? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना. ठीक है, चलो. पार्थ, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? अप्रैल. अप्रैल टू मार्च. ठीक है, मैं 1 अप्रैल को डेवलपमेंट फेज में एंटर की. पर मेरे पायरेट के क्राइटेरिया मीट हुए. 1 जुलाई को मेरे पायरेट के क्राइटेरिया मीट हुए. एम आई क्लियर? 1 दिसंबर तक मेरा यहाँ पे एसेट्स, 1 दिसंबर को माय एसेट्स बिकम रेडी टू यूज. क्लियर? 1 दिसंबर को मेरा एसेट्स क्या हो गया? रेडी टू यूज. 1 मार्च को ये कमर्शियल प्रोडक्शन में आया. मतलब बन के रेडी हो गया था, बट मैंने उसको कमर्शियली अप्लाई नहीं किया, कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं डाला. 1 मार्च को वो कमर्शियल प्रोडक्शन में. 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर, कब तक है? 1 दिसंबर, 31 दिसंबर नहीं है, मेक श्योर. 1 दिसंबर तक पर मंथ खर्चा लगता था 10,000. कब से कब तक? 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक पर मंथ खर्चा लगता था 10,000 रुपीज. Once the assets become ready to use, the useful life of my asset is 5 years. मेरी assets की life कितनी है? Once assets become ready to use. Am I clear? So what you have to do, आप मुझे बताओगे SOPL में कितना अमाउंट जाएगा और 31 मार्च को SOFP में मेरे एसेट का बैलेंस कितना होगा. ध्यान से सुनना, मैंने पीएनएल में कोई गेन एंड लॉस नहीं पूछा है. मैंने पीएनएल में पूछा है पूरा अमाउंट कितना जाएगा. अब आप समझना कि इस ट्रांजैक्शन में पीएनएल में कौन कौन से अमाउंट जा सकते हैं एंड SOFP में कितना बैलेंस जाएगा. मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? अल्टीमेटली मुझे SOPL और SOFP चाहिए. स्टार्ट.
दर्शिता, मैंने आज क्लास आने को बोला था सबको। Sorry, ma'am, due to late issue. ओके। तनिष्का, मैम मेरी फ्रेंड नहीं आई तो मैं भी नहीं आई। मिस तनिष्का, Yes, ma'am. क्यों क्लास में नहीं आए? मैंने कल स्पेशली बोला था कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैना, दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट या ऑलरेडी अपियर्ड फॉर सम सब्जेक्ट्स? You already, हाँ, so नहीं, this batch is only for the December attempt. Okay. Actually, Monday से join करेंगे. कल I came from January to New York. Then she told me tomorrow morning we the uniform से join on regular basis. Then September then जो हो जाएगा. You start a new batch to December 10. नहीं, this is batch specially for the new batch for the December. And after the, I think after 15th of August, if I'm not wrong, या फिर around 1st of August से हम along with this batch एक incorporate batch, एक start batch करेंगे जो this is for 1 hour. So you have to attend both the classes. तो यहाँ पे आपका simultaneously चलता जाएगा and जो previous topics आपके नहीं हुए हैं because बहुत सारे students हैं जो middle of the sessions join हुए हैं तो उनके नहीं हुए हैं, so we will do it, don't worry. And then should watch lecture or material. You not need to. Whenever it's required, I already told you, but it's because आप middle of the session हो. So obviously teachers are responsible to make sure कि वो आपको पढ़ाए पूरा. ठीक है, don't worry. Yes everyone. PNL में क्या क्या आएगा? चलो करो करो. So don't worry. Have faith on teacher. आज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, से डिफिकल्ट नहीं होगा बिकॉज आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो स्क्रैच से पढ़ाऊंगी. बट स्टिल अगर कुछ टर्मोलॉजीज हमको नहीं समझ में आ रही है, जितना आ रहा है उतना आ रहा है, फिर इट्स ओके. ठीक है, सब्जेक्ट को जज नहीं करना. टीचर को करोगे, टीचर को फर्क नहीं पड़ता. आप मुझे फर्स्ट डे जज कर लोगे, मुझे वो मैटर नहीं करता. नहीं देखो, सब बच्चों का अपना अपना ओपिनियन होता है. बट आप मुझे जज कर लोगे ना, मुझे मैटर नहीं करता है. देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे क्या मैटर करता है कि सब्जेक्ट से डर ना लगे बच्चे को. एक बार डर लगा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्लियर करना. और दैट सब्जेक्ट इज वेरी इजी इफ यू आर, आप रेगुलर क्लास अटेंड करो और घर जाके जो मैं बोल रही हूँ वो कर लोगे तो बहुत इजी है पास होना, बहुत इजी है. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. नहीं पूछूंगी प्रोनाउंसिएशन. चलो यस पीपल इन द क्लास. अरे इतना तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए जितना अपन ने लगा दिया. पार्थ, विष्णु, विनायक, भावेश, धीरज, व्हाट हैपेंड? हुआ? यस मैम. महक, धीरज, कुछ तो कर रहा हूं. देखो अभी मेरा इंटेंशन है कॉन्सेप्ट सिखाना. अभी हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और ग्रैप कर लेंगे. कंसेप्ट आ गया, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चौथे में अपने आप स्पीड आएगी. ठीक है, किया? कुछ तो किया है प्रार्थना. मैं तो किया नहीं, आप बात ही मत करो क्योंकि मेरी एग्जाम्स चल रही थी, मैं आई नहीं रही थी, आपको तो पता ही है, घर गई हुई थी. यस, नो मैथ. रितोष, व्हाट हैपेंड? मैम भूल गया. सक्षम, ये तो अपन ने अटेंड किया है. सो कहाँ गया? बार बार पूछती हूँ. डेवलपमेंट फेज, देखो वही क्वेश्चन पूछती हूँ, सब आंसर आएगा. डेवलपमेंट फेज में कैपिटलाइज करते हैं? यस मैम करते हैं. कब करते हैं? जब पायरेट्स के क्राइटेरिया मीट होंगे. तो मैम ये तो क्लियर है, पायरेट्स के क्राइटेरिया वाला कैपिटलाइज होगा, उससे पुराना वाला कहाँ जाएगा? तो मैम 1 अप्रैल से 1 जुलाई मतलब 30 जून, कितने महीने हुए? 3 महीने. पायरेट से क्राइटेरिया कब से मीट हुए? तो उससे पुराना वाला एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस आउट. तो मैम
एक्सपेंस आउट करेंगे कितना? 30,000। यहां तक सेटल्ड? यस मैम। फिर आए एसओएफपी पे। मैम कैपिटलाइज कब से करते हैं? जब पायरेट्स के क्राइटेरिया मीट हो। और कब तक करते हैं? तो कितने महीने हुए? जुलाई टू कितने? 15 मंथ्स, 5 मंथ्स। ठीक है। कैपिटलाइज कितना करेंगे? मैम एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी? इंटेंजिबल एसेट्स। कितनी? 50,000। अब मैम डेप्रीसिएशन, हमने डेप्रीसिएशन की बात नहीं होती सर, अमोटाइजेशन की बात होती, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट करें। अमोटाइजेशन कब से स्टार्ट होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 दिसंबर, 1 मार्च। कब से लगा होगा डेप्रीसिएशन, अमोटाइजेशन, सॉरी, मार्च। कितने महीने का? आप बताओ। कोई भी ऐसी चीज या डिस्कशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मैं रूटीन में आपसे नहीं पूछती। तो मैम अमोटाइजेशन करेंगे कितने महीने का? कितने साल? मैम 5 साल। पर ईयर का कितना? 10,000। और कितना? 833 का डेप्रीसिएशन। मैम सेम पीएनएल में डेप्रीसिएशन भी जाएगा 833 का, और इसको नेटिंग ऑफ करके मेरी एसेट्स की वैल्यू आई। एम आई क्लियर एवरीवन? हमने इस वाले कंसेप्ट में ये सीख लिया कि जब पायरेट्स के क्राइटेरिया मीट होंगे तब से कैपिटलाइजेशन करना है। मैम अमोर्टाइजेशन कब से करना है? जब एसेट्स रेडी टू यूज हो जाए। और पायरेट्स के पुराने क्राइटेरिया मीट नहीं होते हैं तब हम कहाँ जाते हैं? उसको क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट करते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट पूछ लूं, बेसिक क्वेश्चन। दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर एंड दिसंबर। ठीक है, मतलब कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की। यहाँ पे पायरेट्स के क्राइटेरिया मीट हुए और आपने 30,000 को क्या कर दिया? पायरेट्स के क्राइटेरिया मीट हो गए तो क्या किया होगा? 30,000 को कैपिटलाइज कर दिया होगा। फिर नेक्स्ट ईयर भी पायरेट की, मतलब नेक्स्ट ईयर भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, नेक्स्ट ईयर भी एसेट्स को हम डेवलप ही कर रहे थे। यहाँ पे जाके मुझे समझ में आ गया मेरे पास पैसा नहीं बचा, मतलब मैंने यहां तक खर्चा किया था 40,000 का। यहां पे जाके मुझे समझ में आ गया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, आई हैव टू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट। पायरेट्स के क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं क्या? नहीं। तो 40,000 को क्या करेंगे? कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। तो क्या ये 30,000 को भी, 30,000 का क्या करेंगे फिर? तो ये बात समझना कि मैम, अब एक बात सोचो, एसिड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो उस एसेट से कभी फ्यूचर में रेवेन्यू मिलेगा क्या? जब रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो क्या आप उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस डाल सकते हो, अमोर्टाइजेशन वाला? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू। तो मैम ये 30,000 तो हमारे लिए इररिलेवेंट है, कुछ एसेट ही नहीं क्रिएट हो रहा है, तो फोकट ही हमने कैपिटलाइज कर दिया है ना। तो क्या करोगे मैम? करंट ईयर का तो एक्सपेंस आउट करेंगे और ये भी एक्सपेंस आउट कर देंगे पीएनएल में। मेरी बात समझ में आई? क्लियर? अगर पायरेट या क्राइटेरिया मीट हो जाते तो ये पूरा अमाउंट कैपिटलाइज होता और फिर इसको अमोर्टाइज करते कब से करते? जब कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाता। पर मैम यहाँ तो पायरेट के क्राइटेरिया ही मीट होना बंद हो गए, तो ये तो पीएनएल में जाएगा ही जाएगा, और जो पुराना कैपिटलाइज किया है उसको भी क्या करेंगे? पीएनएल में खर्चा। तो मैम क्रेडिट कर देंगे एसेट्स और डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस इन एसओपीएल। एम आई क्लियर एवरीवन? आया समझ में? यस मैम। आज हम IFRS 15 में कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट टॉपिक सेम मोनोटोनस स्टेप पे चलता है, यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स एंड यू गॉट द आंसर। बट ये जो 4 स्टेप्स है, मतलब मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ लॉजिक चलता है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। बट बहुत पेशेंसली मेरी बात सुनना। अभी हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम बाद में समझेंगे। ठीक है? किसको बोलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इट्स अ सेकेंडरी मैटर। हम अभी कौन सा एस्पेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं? उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। ठीक है? एक बात बताओ, मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड एट पॉइंट ऑफ टाइम बताया, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े। कौन कौन से मैम? कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज, रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। क्लियर? अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड
ओवर द टाइम। सो मैम मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने नेटफ्लिक्स से पेमेंट स्टार्टिंग में दे दिया था नेटफ्लिक्स को, और पूरा 1 साल उसका सब्सक्रिप्शन का एंजॉयमेंट उठाए। तो एज अ कंपनी, नेटफ्लिक्स कंपनी उसको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगी? बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, जो पैसा रिसीव्ड हुआ, या मिडिल ऑफ द ईयर? याद है हमने डिस्कशन किया था। एंड डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट ऑफ ओपिनियन। कोई बोला जब पैसा मिल गया तब रिकॉर्ड करो, कोई बोल रहा है ईयर एंड पे रिकॉर्ड करो, कोई बोल रहा है मिडिल ईयर। एम आई क्लियर? सो मैम हमारे पूरे सिलेबस में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड ओवर द टाइम का सिर्फ एक ही केस है, उसी केस पे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ओवर द टाइम बहुत वैरायटीज ऑफ सर्विसेज हो सकती है। जैसे आपने आपके लेक्चर्स के पैसे बिगनिंग ऑफ द ईयर दे दिए, और आपने कब तक पूरे स्किल के पैसे जमा कर दिया, क्या होगा? अब वो 2 साल में भी होगा तो भी हमको सर्विस देनी है, और आपने 1 साल में भी कर लिया तो भी हमको सर्विस देनी है। क्या फाउंडेशन है? किसी किसी का 3 साल में भी हो रहा है तो भी हमको 3 साल सर्विस देना है। एम आई क्लियर? तो मैम परफॉर्मेंस, ये भी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर द टाइम हो गया, हुआ। बट हमारे सिलेबस में हम जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम समझेंगे वो एक ही बिजनेस में समझेंगे। वो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब बी विथ मी, जहां अपने को कहीं भी लॉजिक का हेरफेर लगे तो अपन को कंटिन्यू नहीं करना है, अपन को पूछ लेने का है। ठीक है, डाउट कंटिन्यू मत करना, सिंगल एंटिटी में भी काम आएगा। चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलो ये बिल्डिंग है, ठीक है। आई एम इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिपेयर दिस बिल्डिंग। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये बिल्डिंग 2 इयर्स में बनाऊंगी। ठीक है, और मुझे इस बिल्डिंग के बदले जो कंसिडरेशन मिलेगा विच इज कॉल्ड 10 मिलियन। ठीक है, अब आप कॉमन सेंस में बताओ कि मैं रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करूं? मुझे 2 सालों में 10 मिलियन मिलेगा, आपके हिसाब से मुझे रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? पर ईयर क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगी? हाँ मैम, सिंपल सा लॉजिक है। 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया, 5-5 मिलियन रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। फर्स्ट ईयर ना मेरा एक काम, मतलब मेरा कैसा है, मैंने प्रोजेक्ट तो ले लिया, पर मेरी एक और बिल्डिंग चल रही थी। मैंने फर्स्ट ईयर में सिर्फ इतना ही काम किया, यहीं तक बनी है बिल्डिंग मेरी फर्स्ट ईयर में। सिर्फ उसके नीचे का बेस क्लियर हुआ है, और इतनी सी 2-3 ईंट लगा के बस वही बनाई है। अब बताओ, अब भी 5 मिलियन रिकॉर्ड करोगे? बोलो। तो मैम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम ऐसा नहीं हो सकता है कि हम डिवाइडेड बाय 2 करें और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट ईयर मैंने इतनी बिल्डिंग कंप्लीट कर दी होगी, तब भी 5 मिलियन रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं मैम, ज्यादा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैम इसमें रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जितना जितना मैंने काम कर दिया, मैंने वर्क परफॉर्म कर दिया। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम। सो मैम सपोज मैंने यहां तक काम किया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैंने इतना ही काम किया है। ठीक है, तो मुझे बस ये देखना है कि मैंने कितना काम किया, उतना हिस्से का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगी। एम आई क्लियर? ये मेरा 10 मिलियन 100% का है, तो मैं इसका परसेंटेज आइडेंटिफाई कर लूं कि मैंने कितना परसेंटेज काम किया है, उसके बेसिस पे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगी। तो मुझे फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? मैम वर्क प्रोग्रेस। देखो अभी मैं बिखरी बिखरी टर्मोलॉजी समझा रही हूँ, पूरा पूरा बिखरा हुआ समझाऊंगी, कॉमन सेंस में समझाऊंगी, फिर इसको हम समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो मैम फर्स्ट व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट वर्क प्रोग्रेस। जितना परसेंटेज ऑफ काम हुआ उतना मैं मान लूंगी कि मैंने काम कर लिया है। एम आई क्लियर? और उतना मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगी। यस और नो? यस मैम। वर्क प्रोग्रेस, पहली बात, चल नहीं समझते, वर्क प्रोग्रेस में दे आर प्रोवाइडिंग 2 मेथड्स। इन दोनों को में से कौन सी भी लगा के आप वर्क प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो। मैम कोई प्रेफरेबल मेथड है क्या? नहीं, इन दोनों में से कौन सी भी मेथड प्रेफरेबल नहीं है। एग्जामिनर विल गिव यू कि आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है, अपनी मर्जी से मेथड मत लगा के आ जाना। ठीक है मैम, 2 मेथड होती है,
इनपुट एंड आउटपुट। आप ACCA बनने के लिए अभी क्या लगा रहे हो? इनपुट। इनपुट में के सेंस में क्या? एफर्ट्स, पैसा। मैम इनपुट्स लगा, इनपुट्स हमारे क्या लग रहे हैं? मेजरली हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, हमारा टाइम लग रहा है। और आप जो लगा रहे हो उसका आउटपुट क्या आएगा? पैसा आएगा। क्या आएगा आउटपुट? डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? मैम हम सिर्फ इनपुट ही लगाएंगे, हमको चाहिए ही नहीं डिग्री, वो रखे अपने पास ही, हमको तो मेहनत करने से मतलब। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो अब जब बिल्डिंग बना रहे हो तो आपका इनपुट क्या लग रहा है? मटेरियल लग रहा है, लेबर्स लग रहे हैं, आर्किटेक्चर फीस लग रही है, आर्किटेक्चर डिजाइन्स लग रही है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मशीन्स लग रही है। एम आई क्लियर? दिस इज योर इनपुट। कैन आई से वॉट एवर द एक्सपेंडिचर यू इनकर्ड इज कंसिडर इज योर इनपुट? तो कैन आई से कॉस्ट इज योर इनपुट? और यही चीज अगर हम बात करें आउटपुट की, तो मैम आउटपुट क्या मिल रहा है? क्या मैम? वो बिल्डिंग बन जाएगी और जितनी बिल्डिंग बनी उसके अगेंस्ट में पैसा मिलेगा, और अगेंस्ट में जो पैसा मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। तो मैम इनपुट मेथड किसकी बात करती है? कॉस्ट की, कितना पैसा लगाया। और आउटपुट मेथड किसकी बात करती है? रेवेन्यू की, कि कितना पैसा मिलेगा। क्लियर है? यस मैम। आप इनपुट, मैंने क्या बात की? कॉस्ट की बात की। आप पूरे सिलेबस में, मतलब इस चैप्टर में, आप कॉस्ट को दो तरीके से देखोगे। मैम कैसे? आप ना देखो, मैं बोलती हूं इस बिल्डिंग को पूरा बनाने में मेरे को 8 मिलियन लगेंगे, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में मुझे जो पैसा लगेगा वो 8 मिलियन लगेगा। तो मेरी टोटल कॉस्ट टू मेक दिस बिल्डिंग कितना है? तो मेरी टोटल कॉस्ट तो 8 मिलियन है। एग्जामिनर आपको इस टोटल कॉस्ट को दो में बांट के देगा, दो कैटेगरीज में बांट के देगा। एक देगा कॉस्ट टू डेट, मतलब अभी तक कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है। कॉस्ट टू डेट मतलब अभी तक, जैसे आपको पूरे स्किल लेवल पे कितनी फीस लगनी है? कितनी लगनी है? जो भी लगनी है, मेरे को तो पता भी नहीं, चलो ठीक है, वॉट एवर द फीस। ठीक है, तो आपने क्या पूरी सबमिट की? नहीं। तो मैं बोलूंगी मैम टोटल कॉस्ट तो ये है, पर अभी तक कॉस्ट टू डेट अभी तक कितनी इनकर्ड हो गई? तो कहना इससे यहां तक की कॉस्ट, इसको बोला जाएगा कॉस्ट टू डेट। ठीक है, अभी तक कितनी कॉस्ट हुई। और एक कॉस्ट जो नाम दिया जाएगा विच इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, मतलब ये कॉस्ट होगी यहां से लेके यहां तक फर्दर इनकर्ड होने वाली। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, और कैन आई से कॉस्ट टू डेट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, दोनों को ऐड करेंगे तो यू गॉट द टोटल कॉस्ट। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। सो मैम हमको जानना है कि हमने यहां तक कितना काम किया, है ना, हमको ये जानना है। तो इनपुट मेथड किसकी बात कर रहा है? कॉस्ट की, है ना। तो कहना इससे मैं फॉर्मूला ये होगा कि अभी तक कितनी कॉस्ट लग गई डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। कहना इससे पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए 8 मिलियन लगा, और सपोज यहां से यहां तक लगाने के लिए 1 मिलियन की कॉस्ट अभी तक इंकर्ड हुई है। तो कहना इससे 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 मिलियन इंटू 100, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने पूरी बिल्डिंग की बनाने की कितने परसेंटेज की कॉस्ट लगा दी है। यस और नो? यस और नो? यस मैम। कितनी लगी? अरे 1 मिलियन तो लगी परसेंटेज। प्रफुल आज अपन कैलकुलेटर लाए हैं या नहीं? मैम कैन आई से 12.5% जितना मैंने काम कर लिया है, सो 10 मिलियन का 12.5% मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकती हूँ। एम आई क्लियर? समझ में आया?
इनपुट मेथड बात कर रही है कॉस्ट की, अभी तक कितनी कॉस्ट लगी, तो मैम अभी तक 1 मिलियन लगी यहां तक की, और टोटल 8 मिलियन लगनी चाहिए, तो इनटू 100 कर देंगे तो मैम मालूम पड़ जाएगी कि कितनी कॉस्ट का काम कर लिया। क्लियर? यस मैम। वहीं आउटपुट मेथड की बात करें तो आप एक वैल्यूअर को बुलाओगे, ठीक है, एक वैल्यूअर आएगा, वो देखेगा कि अच्छा आपने इतना काम कर लिया है तो आप लगभग इतना परसेंट ऑफ रेवेन्यू लाने के लायक हो, मतलब आप सामने वाले से बोल सकते हो कि मुझे इतना पैसा दे दे। तो वैल्यूअर बताएगा, वर्क सर्टिफाइड करेगा कि आपने कितने रेवेन्यू जितना काम कर लिया है। तो सपोज एक वर्क सर्टिफाइड आया, उसने बोला यहां तक में आप लाइबल हो कि आपको एटलीस्ट 2 मिलियन का रेवेन्यू मिल जाना चाहिए, सामने वाले से कितना मिल जाना चाहिए। तो मैम आउटपुट कैन आई से वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, नहीं रेवेन्यू इनटू 100, क्योंकि आउटपुट मेथड रेवेन्यू की बात कर रहा है, सामने वाला बोल रहा है कि आपने 2 मिलियन जितना काम कर लिया है, तो मैम 2 मिलियन चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ कितने मिलियन, इनटू 100, कितना आया। देखो मेरी मैथ देखी, मैंने तो बोलने से पहले लिख दिया था, आई एम सो इंटेलिजेंट। चलो बात समझ में आई क्या। सो मैम हमको पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेजर करना है कि हमने कितना परसेंटेज ऑफ काम किया, उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। एम आई क्लियर? समझ में आया? मैम आपको ये समझ में आया क्या, मैम कॉस्ट को दो तरीके से बांटा गया है, एक तो कॉस्ट टू डेट, अभी तक कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो गई, और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, इट्स मीन फर्दर कितनी कॉस्ट लगेगी, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी है। एम आई क्लियर? यस मैम। अभी हम सब बिखरावा पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि मैम ये जो कॉस्ट आप लिख रहे हो, इधर कॉस्ट टू कंप्लीट, इधर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, इस कॉस्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन तो आना चाहिए, इस कॉस्ट में बन क्या रहा है, कौन कौन सी खर्चे इसका पार्ट बन रहे हैं। सो मैम सिंपल है, उस बिल्डिंग को बनाने वाले इनकर्ड किए गए सारे खर्चे आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, एक डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल होंगे और इनडायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल होंगे। मैम कैसे? बिल्डिंग बनानी, इमेजिन करो, तो आपको क्या क्या चाहिए होता है मैम, सबसे पहले तो लेबर, मैम मटेरियल चाहिए, आर्किटेक्ट डिजाइन चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मैम मशीन्स चाहिए उस बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, ठीक है। आपने मशीन या तो खरीदी होगी या तो रेंट पे ली होगी, तो मैम दैट अगर खरीदी है तो डेप्रीसिएशन पार्ट बनेगा, और अगर रेंट पे लिया है तो रेंटल्स पार्ट बनेंगे। क्लियर? मैम मैंने कुछ मशीन्स का इंश्योरेंस करा रखा है, तो दैट इंश्योरेंस ऑफ दैट, क्योंकि उस बिल्डिंग के लिए ही किया है। मैम कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक इंजीनियर लिया, मेरी 4 साइट्स चल रही, वो इंजीनियर चारों साइट को देखता है, तो मैम उसमें से देखना पड़ेगा जितने हम फीस दे रहे हैं, सपोज मैं 40,000 दे रही हूँ, तो मैं उसको 4 से डिवाइड करके पर साइट का खर्चा निकालूंगी कि एक ही साइट पे 40,000 जोड़ दूंगी पर साइट पे। तो मैम एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक एट्रीब्यूटेबल होती है, मतलब हम कौन चारों में पे कर रहे हैं, जैसे 40,000 4 साइट का दिया तो हमारी यहाँ पे कितना आ जाएगा। समझ में आया? मैम ये सारे खर्चे टू मेक द बिल्डिंग रेडी टू यूज, आप सारे खर्चों को क्या करते हो, कॉस्ट में डालते हो। मेरी बात समझ में आई? अभी हम एक एक स्टेप करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ में आया कि मैम कॉस्ट टू डेट एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट होता है, और आपको ये तो समझ में आया ना कि व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस नहीं पता चलेगा तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। क्लियर? अब मैं आपको अब लॉजिकली मैं आपको जंप टू दी डिस्कशन कर रही हूँ, जिसमें हम लॉजिकली वो डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी हमने सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी, ठीक है, कैसे क्या क्यों करना है। अब हम सीखेंगे कि इसको प्रॉपर प्रेजेंट कैसे करना है। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, एक बात सोचो, आप जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आपका फर्स्ट कॉल होता है, भले से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो या 4 साल का हो, 5 साल का हो, 2 साल का हो, हमारा पहला टारगेट होता है कि भाई ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है।
कि हर महीने हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो मैटर नहीं करता। जब ये बिल्डिंग बना के मैं बाहर निकलूंगा तो ओवरऑल मेरे पास प्रॉफिट है कि लॉस है। कॉमन सेंस की बताओ, पहले तो ये देखोगे ना। अब वो बोल रहा है कि 10 मिलियन दूंगा और आपको पता है कि यार 12 मिलियन की कॉस्ट लग जाएगी, लोगे क्या कॉन्ट्रैक्ट कभी भी? नहीं। तो हमेशा फर्स्ट स्टेप होती है कैलकुलेट करो ओवरऑल प्रॉफिट। क्या हो गई स्टेप 1? हमेशा। और ध्यान रखना, दिस स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही करना। क्यों? पहला अभी मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, फिर सेकंड में ओवरऑल लॉस लाके दिखाऊंगी, तो उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टू कैलकुलेट इन द एग्जाम्स। क्लियर? तो मैम फर्स्ट स्टेप क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट। मुझे ये मैटर नहीं करता अभी तक कितनी कॉस्ट इंकर्ड की है या अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मेरे को देखना है कि ओवरऑल प्रॉफिट है या नहीं। तो क्या होगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना था हमारे केस में? 10 मिलियन था। यस मैम। फिर मैम लेस क्या कर देंगे? टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने कॉस्ट को दो कैटेगरीज में लिखा था अभी तक। क्या? कॉस्ट टू कितनी इनकट हो गई थी? 1 मिलियन इनकट की। और ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट 8 है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट तो कितनी हो गई? 7 हुई। बताओ ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो कोई लोड नहीं है, बट अगर लॉस आया तो हमारा बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। डन? अब मैम ये तो मालूम पड़ गया प्रॉफिट है, तो अब तो हम प्रोजेक्ट ले लेंगे, हमको कोई प्रोजेक्ट तो वैसे दोनों ही केस में लोगे, बट ले लिया मैम प्रॉफिट है। अब क्या करना है? अब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए क्या कैलकुलेट करोगे? मैम प्रोग्रेस। सीखी ना इनपुट और आउटपुट। अभी तक मैंने जो सिखाया, मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको सिर्फ टर्मोलॉजी सिखाई, अभी तक मैंने आपको प्रेजेंटेशन नहीं सिखाया। तो स्टेप नंबर 1 वी ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 क्या निकालोगे? मैम प्रोग्रेस। कौन सी वाली? वर्क प्रोग्रेस। कौन सी मेथड लगाओगे? इनपुट मेथड। कौन सी मेथड लगाओगे? अरे वही तो, कोई मेथड प्रेफरेबल नहीं है, और कोई मेथड हमको जो अच्छी लग रही वो मत लगा के आ जाना। एग्जामिनर विल गिव यू कि दिस के मतलब ये क्वेश्चन इनपुट मेथड से सॉल्व होएगा या, ठीक है, तो वो कैसे देगा? वो बोलेगा वो इनपुट मेथड नहीं लिखे पर वो कॉस्ट का जिक्र कर रहा है कि कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100, तो कौन सी मेथड लग गई? अगर वो बात कर रहा है वर्क सर्टिफाइड की बात कर रहा है तो कौन सी मेथड लग गई? समझ में आया ना? आपको कैच करना है उसमें से कि कौन सी मेथड लगेगी। तो मैम इनपुट किसकी बात करता है? कॉस्ट की। तो कहना है इसे अभी तक जितनी कॉस्ट लगी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 कर लेंगे। डन? यस और नो? आउटपुट वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है, सपोज हमने कौन सी भी मेथड अप्लाई की, मेरा वर्क प्रोग्रेस आया 20%। ठीक है, समझ में आया? तो मैम हमको ये पता चल गया कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, वर्क प्रोग्रेस। अब क्या बात आती है कि हमको रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है। डू यू थिंक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो उससे रिलेटेड खर्चे भी तो रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंसेस। हम कोई गुड्स बेचते हैं तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो लिखते हैं। यस मैम। तो मैम फोर्थ स्टेप होती है एसओपीएल, सॉरी थर्ड स्टेप।
अब थर्ड स्टेप में आएगा कि आप पीएनएल में रेवेन्यू कितना लिखोगे और खर्चा कितना लिखोगे। क्लियर है? सो मैम हम रेवेन्यू लिखेंगे, टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट था और कितना परसेंट काम हो गया, 20%। कितना रेवेन्यू आया? क्लियर? और खर्चा लिखना है अभी तक, तो आप अभी तक जितना भी खर्चा इनकर्ड हुआ है पूरा खर्चा लिख दोगे। कॉस्ट टू डेट कितना खर्चा हुआ अभी तक, कितना हुआ, कितना खर्चा किया था मैंने यहां तक, 1 मिलियन। तो मेरा कॉस्ट टू डेट कितना आ गया, तो उस साल मेरे पीएनएल में कितना प्रॉफिट बुक हुआ। यहां तक क्लियर है? रेवेन्यू मैम 20% रिकॉर्ड किया और कॉस्ट टू डेट 1 मिलियन। क्लियर? यस और नो? अब स्टेप नंबर 4, वो बात, आप एक चीज बताओ मुझे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द पीरियड बनता है कि एज ऑन डेट बनता है? कौन बोला एज ऑन डेट बनता है? स्टेटमेंट ही चेंज क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द पीरियड बनता है उस साल कितना कमाया, उस साल कितना किया, उस साल की बात होती है। बैलेंस शीट क्या बात करता है? एसओएफपी, उस दिन मेरे पास कितनी एसेट्स थी, उस दिन मेरे पास कितनी लाइबिलिटी। ठीक है? अब हमको ये देखना है कि एसओएफपी में क्या आएगा। एसओएफपी बोलती है या तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स आएगा, मतलब कैसे मैं बताऊंगी, या तो आपके पास क्या आएगा, कोई आपकी एसेट कब क्रिएट होएगी वो बताती हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आएगा। मैम मतलब कैसा? आप बोल रहे हो मुझे कितना रेवेन्यू चाहिए, मतलब अभी तक मैंने 2 मिलियन का काम कर लिया है, तो डू यू थिंक आप सामने वाले को इनवॉइस भेजोगे भाई 2 मिलियन दे, दोगे? तो मैम टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना किया मैम, 2 मिलियन का किया, कि इतना मुझे सामने वाले से चाहिए, और सामने वाले ने आपको 1 मिलियन दे दिया, कितना लेना बाकी है, 1 मिलियन। तो क्या क्रिएट हो गए, हाँ, रिसीवेबल्स की बात होती है, और वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। आपकी एसेट है, अगर उसने 3 मिलियन दे दिए होते तो पैसा क्या दे दिया, ज्यादा दे दिया, तो क्या क्रिएट होता, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड पेबल्स नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स के नाम से आएगा या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के नाम से आएगा। क्लियर? आया समझ में? तो मैम एक होता है अभी तक हमने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, कितना किया अभी तक, मुझे कितना चाहिए, 2 मिलियन। तो मैम 2 मिलियन एंड लेस कर देंगे इनवॉइस टू डेट, उसने हमको दे दिए 1 मिलियन के, तो मेरे पास कितना आया, 1 मिलियन मुझे और लेना बाकी है, तो ये मेरी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स। अगर वो 3 मिलियन दे देता तो मुझे 1 मिलियन ज्यादा दे दिए हैं, तो वो मेरी क्या हो गई। एम आई क्लियर? यस मैम। स्टेप नंबर 1, ओवरऑल प्रॉफिट। यार हमेशा ध्यान रखना, मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, ठीक है? तो हम जब भी किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो हम आज का प्रॉफिट नहीं देखते, भाई पूरा मैं काम कंप्लीट करके निकलूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ओवरऑल प्रॉफिट। सेकेंड, प्रोग्रेस मेजर करेंगे, फिर प्रोग्रेस मेजर कर ली उसके बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और अभी तक जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उतना खर्चा लिख देंगे। और स्टेप नंबर 4, क्लियर? अब चलो सेकेंड ईयर पे जंप करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ईयर बहुत इजी होता है, आया मतलब समझो, फर्स्ट ईयर मैंने बिल्डिंग कहां तक कंप्लीट की, यहां तक। सेकेंड ईयर मैंने पूरी बिल्डिंग कंप्लीट कर दी, तो मेरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड होनी थी, 8 मिलियन। कैन आई से वो कॉस्ट टू डेट हो जाएगा अब मेरा। मैं ये एक बात समझो, 7 नहीं, पूरी होगी कॉस्ट टू डेट। कॉमन सेंस में बात सोचना, जब मेरा वर्क सर्टिफाइड आया, मैंने सिर्फ 2 ही ब्रिक लगा रखी थी और बस उतनी ही बिल्डिंग कंप्लीट थी। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पे आया, ये पूरी दीवार कर गई, तो उसको ध्यान रहेगा क्या उसने कहां तक वेरीफाई कर दिया था, नहीं। वो देखिएगा अच्छा इतनी पूरी बिल्डिंग बनानी है, यहां तक काम कंप्लीट हो गया, तो मैम अभी तक इसने 20% कर लिया है, और नहीं सॉरी 30% कर लिया है,
चलो मानो 50% कर लिया है, तो आप क्या बोलोगे? पिछली बार 20% हो गया था और अभी 50 है, मतलब इस बार कितना किया होगा उसने? देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये चीज जो समझाना चाह रही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेट दिख रहा है, पूरी बिल्डिंग दिख रही है, यहां तक उसने वर्क सर्टिफाइड किया। अब नेक्स्ट बार आया तो उसको यहां तक बनी हुई बिल्डिंग दिखी, तो उसको ध्यान रहेगा कि उसने कहां तक काम सर्टिफाइड किया था? नहीं, उसने आया, अच्छा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, ओवरऑल 50% काम कर दिया, ओवरऑल 50% काम कर दिया, उसने ऐसा सर्टिफाइड किया। ठीक है, तो हमने देखा पिछली बार कितना करा था, हमने 20% किया था, तो इस बार इस साल कितना किया होगा? 30 ना। अभी वो आया तो उसने पूरा 50 देखा, हमने पिछली बार कितना कर दिया था, तो इस साल हमने यहां से लेके यहां तक का काम किया, उसके हिसाब से 30% है। बात समझ में आई क्या? जो भी आपका वैल्यूअर आएगा वो आज तक का काम बता के जाएगा कि आज तक का इतना हो चुका है, वो ये नहीं बताएगा कि आपने पिछली बार कितना किया था तो आज सिर्फ इतने % का काम किया, नहीं, वो पूरा ओवरऑल आपको सर्टिफाइड करेगा। बात समझ में आई? सिमिलरली आपको अगर मैंने बोला कि पूरी बिल्डिंग बन गई, तो आपकी कॉस्ट टू डेट कितनी होगी? आज तक की जितनी भी खर्चा इनकर्ड हुआ, तो आज कॉस्ट, अब जैसे ये बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट कितना था मैम? 1 मिलियन कॉस्ट टू डेट था और 7 मिलियन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट था। बिल्डिंग पूरी हो गई, तो बिल्डिंग पूरी हो गई तो उस दिन मेरा कॉस्ट टू डेट कितना हो गया? पूरा 8 मिलियन। बात समझ में आई? यस और नो? चलो, सो अब हम, ये बिल्डिंग कितने साल में कंप्लीट होनी थी? सेकेंड ईयर, मतलब मैं सेकेंड ईयर पे आ गई, मेरी पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, हो गई? यस और नो? चलो, स्टेप सेम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू कैलकुलेट दी ओवरऑल प्रॉफिट, है ना? टोटल कॉस्ट, कॉस्ट टू डेट कितनी है? 8 है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कुछ आया क्या? नहीं। ओवरऑल 2 का प्रॉफिट। फिर आगे बढ़े, यू नीड टू कैलकुलेट दी प्रोग्रेस। अगर मैं इनपुट मेथड लगाऊं तो मैम कॉस्ट टू डेट कितनी है? 8 मिलियन। टोटल कॉस्ट कितनी है? इंटू 100। कैन आई से 100% का काम कंप्लीट हो गया? हो ही गया ना 100%? यस मैम। तो मैम इस साल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे? एसओपीएल मैम 100 कितना, 10 का 100% कितना आया? पर एक बात सोचो, पिछले साल आप 2 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करके आए थे और इस साल आप पूरा 10 रिकॉर्ड कर दोगे, तो टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हो गया उस बिल्डिंग से? 12। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी? 10 ही था ना? सो मैम ये जो हमको सर्टिफाइड बता रहा है वो ये बोल रहा है कि ये पूरा 100% हो गया, पर मैम पिछले साल 20 था, तो इस साल कितना हुआ? तो मैं सिर्फ रेवेन्यू कितने % का रिकॉर्ड करूंगी? 80% ही ना मैम। इस साल पीएनएल क्या बात करता है? उस साल के रेवेन्यू की बात कर रहा है, पिछले साल की बात कर रहा है क्या? इस साल मैंने 80% काम किया, मैं 80% रिकॉर्ड करूंगी। तो आप क्या करोगे? आपको टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है? 110। पिछले साल कितना रिकॉर्ड कर दिया, तो आप लेस कर दोगे प्रीवियस ईयर रेवेन्यू रिकॉर्ड, कितना आ गया? 8 मिलियन रेवेन्यू इस साल का। अब कॉस्ट टू डेट कितनी है आपकी? इस साल कॉस्ट टू डेट है 8, और पिछले साल, अब उसने तो कॉस्ट टू डेट मतलब ये वाली कॉस्ट और ये सब मिला के ये पूरी कॉस्ट टू डेट बता दी, यहां तक की कितनी इनकर्ड हुई है? पिछले साल की पिछले साल इनकर्ड हुई होगी, वो माइनस कर देंगे, तो कितनी है पिछले साल की? मैम 1 मिलियन रिकॉर्ड की थी, लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर कॉस्ट रिकॉर्ड 1 मिलियन, आ गया यहाँ पे 7 मिलियन, हो गया 1 मिलियन का प्रॉफिट। बात समझ में आई? फर्स्ट ईयर में तो आप ऐसे ही चलते हो, सेकेंड ईयर में पिछले साल जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है वो माइनस कर देते हो, जितनी कॉस्ट रिकॉर्ड कर रखी वो भी माइनस करते हो। लॉजिकली भी बैठ रहा है ना? क्योंकि कॉस्ट टू डेट अभी तक की कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई, इसमें तो पिछले साल की भी है ना ऐड, तो पिछले साल की हटा देंगे। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। अब मैम बैलेंस शीट पे आए,
अभी तक मुझे कितना रेवेन्यू लेना है? हाँ, अब तो पूरा 10 का 10 चाहिए। तो यहां तक तो हम करंट ईयर की बात करते हैं, सिर्फ करंट ईयर में कितना है। पर जब हम एसओएफपी की बात करते हैं तो वहां बात होती है एज ऑन डेट। बैलेंस शीट तो एज ऑन डेट बनती है, यस और नो? तो मैम उस दिन मुझे कितना चाहिए? तो मैंने तो पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है ना, आज तक कितना रेवेन्यू, मतलब उस दिन तक मुझे सामने वाले से कितना चाहिए? मैम पिछले साल का 2, इस साल का 8, टोटल मुझे 10 मिलियन चाहिए सामने वाले से। तो मैम टोटल रेवेन्यू कितना चाहिए? 10 मिलियन। सपोज सामने वाले ने आपको 8, पिछली बार का 1 और इस बार का 7 दे दिया, तो कितने पैसे मिल गए? तो कितना लेना बाकी है उससे? 2 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट एसेट। समझ में आया बात? तो मैम बैलेंस शीट हम करंट पीरियड की बनाते हैं, तो उस साल का ही डेटा चाहिए। पूरे साल का हमको 2 सालों का मिला के दे रखा है, तो हम प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे। बात लॉजिक? यस और नो? और बैलेंस शीट पूछती है अभी तक का कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया? मैम अभी तक पिछले साल का 2 और इस साल का 8, तो टोटल 10 मिलियन मुझे सामने वाले से चाहिए। कितना दिया अभी तक उसने? पिछली बार का 1 दे दिया था और इस बार 7 और दे दिया, तो कितना दे दिया टोटल? तो इन शॉर्ट मुझे और कितना लेना बाकी है? बात समझ में आई क्या? एसओपीएल फॉर द पीरियड, तो उस साल का उस साल का निकालेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन डेट चाहिए। आया लॉजिक? बेसिक है, बहुत बेसिक है। अब एक क्वेश्चन बेसिक वाला सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको लॉस वाला सिखाती हूँ और एक प्लांट एंड मशीनरी वाला सिखाती हूँ। लोड मत लेना, नहीं आएगा मैं कल वापस पढ़ाने को तैयार हूं। आई एम ओके विथ इट। पर पता है अभी क्या लगता है, एकदम हम सुनते हैं ना बहुत सारी चीजें तो हम घबरा जाते हैं। आप क्वेश्चन करो, अपने आप बनेगा, अपने आप। मैंने आपको 2 साल का क्यों सिखाया? जनरली 2 साल का नहीं आता है, बट हमको सीखना, हमको हमको आना चाहिए। बाई चांस आ गया तो? बात समझ में आई? यस और नो? इसमें इतने क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के, इतने क्वेश्चंस है कि आपको फिर फिंगर टिप्स पे आ जाएगा सारा। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या थी? कैलकुलेट दी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू कंप्लीट। क्या आ गया? ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। मैम प्रोग्रेस मेजर करेंगे, कौन कौन सी मेथड दे रखी है? इनपुट एंड आउटपुट मेथड। इनपुट किसकी बात करता है? खर्चे की, कॉस्ट की। और आउटपुट क्या बात करता है? रेवेन्यू की। समझ में आया? मैम व्हाट इफ कि हम प्रोग्रेस मेजर नहीं कर पा रहे, मतलब कैसे? देखो, पूरी बिल्डिंग बनानी है, फर्स्ट ईयर में आके मैं सिर्फ लेवलिंग ही कर पाई। लेवलिंग मतलब पता है क्या मतलब? उस एरिया जो सरफेस है, बेस बेस, उसको ही सिर्फ लेवल कर पाई मैंने। इतनों सी भी, यहाँ तो मैंने 2 ब्रेक्स उठाई थी ना, वहां तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लेवल ही करके छोड़ पाई। क्योंकि मेरे जो लेबर्स थे वो दूसरी साइड पे काम कर रहे थे, तो मैं इधर फोकस नहीं कर पाई। तो इट मीन्स मैम लेवल अप ही कुछ भी नहीं हुआ है। अब जमीन देख के बता सकते हो कितना काम कर लिया मैंने बिल्डिंग बनाने का? भाई थोड़ा सा भी बनाते तो दिखता कि चल 1% 2% किया है, सिर्फ लेवल अप लेवलिंग ही किया है। आर यू एबल टू मेजर द प्रोग्रेस? तो मैम वहां इनपुट मेथड भी नहीं लग सकती, आउटपुट मेथड भी नहीं लग सकती। तो मैम प्रोग्रेस मेजर नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? वो बोलता है इफ यू आर नॉट एबल टू मेजर द प्रोग्रेस, नो, आपने जितनी भी खर्चा इनकर्ड किया, जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड की है ना, उतना ही रेवेन्यू मान लेना। तो पीएनएल में उस साल कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगा। अभी देखो, अभी जा रहा है 1 मिलियन गया प्रॉफिट, यहाँ पे भी 1 मिलियन प्रॉफिट गया। अब बोल रहे हो कि इफ यू आर नॉट एबल टू मेजर दी प्रोग्रेस ना, अगर आप प्रोग्रेस मेजर नहीं कर पा रहे हो तो जितना खर्चा हुआ है उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ $5,000 का खर्चा इनकर्ड किया है, प्रोग्रेस मेजर नहीं कर पा रही हूँ, अभी तक कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है? केवल $5,000। तो आपका रेवेन्यू भी कितना हो गया? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस फॉर दैट ईयर। बात समझ में आई? तो if you are able to measure the progress, it's a good thing. Sometimes you won't able to measure the progress, so what you have to do, whatever the cost incurred to the date, उस टाइम तक जितनी भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना, तो उस साल पीएनएल में कोई प्रॉफिट और कोई लॉस कुछ भी नहीं जाएगा। डन? आया समझ में? प्रोग्रेस मेजर करना है इनपुट मेथड एंड आउटपुट मेथड, सीख लिया? Where progress cannot be measured, somewhere you're not able to measure the progress, so whatever the cost incurred, ठीक है, इट रिकॉग्नाइज द सेम एज रेवेन्यू, जो भी कॉस्ट इनकर्ड करिए सेम रेवेन्यू मान लेना, खत्म कर देना, ठीक है? यस और नो? फिर थर्ड स्टेप क्या सीखी थी मैम? एसओपीएल में क्या रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू और खर्चा। तो रेवेन्यू कितना होगा मैम? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोग्रेस। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ टोटल रेवेन्यू जो भी है, जैसे 10 मिलियन था उसका 20% 2 मिलियन रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, और कॉस्ट ऑफ सेल मतलब उस दिन तक जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो पूरी। बट अगर सेकेंड ईयर में आते हैं तो अभी तक प्रोग्रेस तो पूरी बता दी कि यहां तक काम हुआ है, तो पिछले साल की प्रोग्रेस को माइनस करना पड़ेगा। तो मैम लेस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर, लेस कॉस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर। ये दोनों लाइनें समझ में आई? यस और नो? आया? यस मैम। और मैम थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जो मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई कि 10 आपको पूरा इस साल रेवेन्यू 10 मिलियन रिकॉर्ड करना है, पिछले साल 2 मिलियन का रिकॉर्ड किया है, तो इस साल रेवेन्यू कितना? 8 मिलियन रिकॉर्ड किया था ना, ये पूरी वही कहानी है, ठीक है? एंड देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप जैसे 2 साल हो गए तो आप देखोगे दोनों साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। पिछले साल 2 मिलियन रिकॉर्ड किया था, इस साल कितना रिकॉर्ड किया था? 8। तो टोटल सामने वाले से कितना पैसा लेना बाकी है? 10 मिलियन। टोटल 10 मिलियन लेना है, तो टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज पूरा आज तक का कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, उस साल का नहीं, मैंने बोला उस साल का नहीं, आज तक का। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो तीनों साल का रेवेन्यू का टोटल, ठीक है? और अभी तक का कितना पैसा आ गया, इनवॉइस टू डेट कितना आ गया। तो रिमेनिंग अगर पॉजिटिव आता है तो क्या क्रिएट होगा? एसेट, क्योंकि लेना बाकी है। और अगर ज्यादा आ गया तो क्या क्रिएट होगी? तो यार समझ में आया? दिस फिगर्स आर क्यूमुलेटिव नॉट एनुअली। क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक का कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, इसलिए वर्ड बहुत ध्यान से समझना। रिकॉग्नाइज टू डेट, अभी तक का कितना, ना तक ये नहीं बोला है कि इस साल का कितना। समझ में आया? मैं क्यों फोर्स कर रही हूँ वो आपको बाद में समझ में आएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? चलो बेसिक क्वेश्चन है, रीड दिस क्वेश्चन। इसको हम, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप वन गो में इस क्वेश्चन को खुद से करोगे, मेरे साथ करते हैं, ठीक है? On 1st January 2001, Baker entered into a contract with a customer to construct a specialized building for consideration of 2 million. Fixed consideration कितना दे रखा है? Plus a bonus of 0.4 million if the building is completed within 18 months. So मैम फिक्स कंसिडरेशन कैन आई से 2 मिलियन है, और हमने आगे चैप्टर्स में पढ़ा था वेरिएबल कंसिडरेशन। मैम 0.4 मिलियन इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। क्या मैं इसको अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड कर दूं? नहीं मैम, देखेंगे कि हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। क्लियर? If the estimated cost to construct the building were 1.5 million, मतलब टोटल बिल्डिंग को कंप्लीट बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी बोली है? इसने ये नहीं बोला है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, इसने क्या बोला है? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, मतलब पूरी बिल्डिंग को बनाने की कितनी कॉस्ट है। समझ में आया? If the contract is terminated by the customer, Baker can demand a payment for the cost incurred to the date plus making of 50 charges, मतलब up to 30%। मतलब अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा तो सामने वाले के पास राइट है कि वो मुझसे 30% अप कॉस्ट अप से पैसा ले सकता है। क्लियर है? On 1st January 2001, as a result of factors outside of its control, Baker was not sure whether the bonus would be achieved. मतलब हमको नहीं पता है कि बोनस हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या आप उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड करोगे? नहीं। गुड। एट 31st December 2001, मतलब ईयर एंड पे आ गए। Baker had incurred cost of 1 million. Can I say this is cost to date?
अब मुझे बताओ एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कितना हो गया? 0.5। मैम 1.5 टोटल कॉस्ट थी, अभी तक 1 मिलियन इनकर्ड हो गई है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कितना आया समझ में? They were still unsure as to whether the bonus target would be met. मतलब ईयर एंड पे भी हमको नहीं लगता कि हमको टारगेट मिलेगा, तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है? 2 मिलियन, ना कि 2.5। क्लियर है? यस मैम। बेकर measures progress towards completion based on cost incurred. कौन सी मेथड लगाई? इनपुट मैथड। समझ में आया? उसने डायरेक्ट नहीं दे रहा है कि इनपुट मैथड है, उसने क्या बोला? किस पे मेजर करता है? कॉस्ट इनकर्ड। और कॉस्ट वाली कौन सी मेथड होती है? हम जो लगा रहे हैं। At 31st December 2001, Baker had received 1 million from the customer. हमको कस्टमर से कितना पैसा मिला? ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? क्या होगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है मैम? 2 मिलियन। ठीक है, लेस क्या करेंगे? कॉस्ट टू डेट कितना और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। आप इसमें डायरेक्ट टोटल कॉस्ट भी माइनस कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ आप दोनों कॉस्ट को अलग अलग निकालो, क्योंकि उसने इनपुट मेथड बोली। अब इनपुट मेथड में क्या चाहिएगा? कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट टू डेट तो पता होनी चाहिए ना, इसलिए। अब कितना आया? मतलब प्रोजेक्ट क्या है? प्रॉफिट वाला है। तो प्रॉफिट है तो कोई लोड नहीं है, लॉस का मैं सिखाऊंगी क्या करना है। सेकेंड स्टेप क्या होती है? कौन सी मेथड दे रखी है? इनपुट मेथड। क्या फॉर्मूला? कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। कितनी है कॉस्ट टू डेट? 1 मिलियन। टोटल कॉस्ट कितनी है? इनटू 100। कितना आया? 66.67% आया समझ में? यस और नो? स्टेप नंबर 3 क्या है मैम? एसओपीएल। कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? मैम हमने 66.67% काम किया है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है मेरा? मैम 2 मिलियन है, और 2 मिलियन का 66.67% रिकॉर्ड करेंगे। इज इट? हाँ, 1.334। क्लियर है? यस और नो? और यस, हाँ 1.33। इतना तक नहीं जाना रहता है। ठीक है, फिर आएगा कॉस्ट टू डेट। अभी तक का कितना खर्चा, वो भी पीएनएल में डालना रहेगा ना, तभी तो मालूम पड़ेगा कितना खर्चा हुआ अभी तक। तो प्रॉफिट कितना आ गया? क्लियर एवरीवन? आप थाउजेंड्स में लेके चल लिया करो, मैंने थाउजेंड्स में नहीं लिया, जनरल थाउजेंड्स में ले लिया करो। ठीक है, अब मैम स्टेप नंबर 4, एसओएफपी। अभी तक का कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू द डेट कितना बुक किया था? मैम हमको सामने वाले से चाहिए 1334, इतना रेवेन्यू चाहिए। कितना दिया उसने? 1 मिलियन दे दिया उसने। हैड रिसीव फ्रॉम 1 मिलियन फ्रॉम द कस्टमर। मैम लेस करेंगे इनवॉइस टू डेट कितना? तो मेरी बुक्स में कितना कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स आएगा? मैम बैलेंस शीट में हमको इतना लेना बाकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स में आएगा। वो भी कहाँ दिखेगा? करंट एसेट्स में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ले लोगे उनसे। बात समझ में आई या नहीं? स्टेप नंबर 1 ओवरऑल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 प्रोग्रेस। कौन सी मेथड फॉलो करोगे, इनपुट या आउटपुट? कितने कितने कॉन्फिडेंट? मैम इनपुट मेथड फॉलो करूंगी नहीं, एग्जामिनर विल गिव यू हिंट कौन सी मेथड फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3 एसओपीएल में रेवेन्यू कितना जाएगा, कितना खर्चा जाएगा और कितना प्रॉफिट बुक होगा। क्लियर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता कि आप मुझे बताओ पीएनएल में प्रॉफिट कितना बुक होगा उस साल, तो कितना बुक होगा? 0 उस साल का पीएनएल ये बता रहा है, ये मत बोलिए ना।
ये तो ओवरऑल दिखा रहा है दोनों साल का मिला के कितना प्रॉफिट कमाऊंगी, पर उस साल में इतना प्रॉफिट कमाऊंगी। और मैं पूछूंगी बैलेंस शीट में एसेट्स आ रही है कि लाइबिलिटी, कितने की आ रही है वो 0.334। क्लियर एवरीवन? आया समझ में? एक लॉस वाला क्वेश्चन करें, समझे लॉस कैसा होता है। चलो लॉस वाला बाद में करेंगे, एक इसी में एक चीज और बताती हूँ। हाँ नहीं लॉस वाला नहीं, पहले अपन कुछ और सीखते हैं। देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट में तीन चीजें अगर सीख ली, जो तीन अलग अलग सिचुएशंस में बता रही हूँ, फिर चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, अपने को फोकस के हमको ऐसे करना है, हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। पर वो तीनों स्टेप सीखनी तो पड़ेगी। अब समझना, ये बिल्डिंग बनानी है 3 साल में, ठीक है, यस और नो, और मुझे मिलेगा 10 मिलियन का रेवेन्यू। कर दू 10/3 और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लू क्या? नहीं, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट प्रोग्रेस। इस बिल्डिंग को पूरा बनाने में 6 मिलियन की कॉस्ट इनकर्ड हुई। कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई? बहुत ध्यान से सुनना। 10 मिलियन की बिल्डिंग है, मतलब रेवेन्यू है जनरेट होगा, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट, जो कॉस्ट लगेगी लेबर मटेरियल सबकी, वो 6 मिलियन लगेगी। अलोंग विद दिस 6 मिलियन मैंने एक प्लांट खरीदा। हमको बिल्डिंग बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होती हो, नीचे से सामान ऊपर तक जाएगा, तो हमको मशीन्स चाहिए होती है, तो मैंने एक प्लांट खरीदा फॉर माई कंस्ट्रक्शन साइट, और इसकी लाइफ है 3 इयर्स। कितनी है? और ये जो पूरा प्लांट है, ये जो पूरा प्लांट है, ये इसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगेगा और पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब 3 साल में ये बिल्डिंग बनेगी, 3 साल बाद वो प्लांट भी खत्म हो जाएगा। ये इस प्लांट को मैं कहीं यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज कर रही हूँ। और ये प्लांट मैंने खरीदा 3 मिलियन में। कितने में खरीदा? बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, ये जो प्लांट है, डू यू थिंक, एक तो 6 मिलियन कॉस्ट है जो अभी तक लगेगी, उसके अलावा ये जो प्लांट की कॉस्ट है वो भी तो इसी बिल्डिंग का खर्चा है, तो मैम टोटल कॉस्ट में तो ये 3 मिलियन भी आना चाहिए, यस और नो? सो अगर मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, क्या है फर्स्ट स्टेप? और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैम टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना? 10 मिलियन है। अरे रेवेन्यू 10 मिलियन मिलेगा। अगर अभी मुझे लेस कॉस्ट टू डेट और कॉस्ट टू सब अलग अलग नहीं दे रखा है, कॉस्ट टू डेट, तो कैन आई से टोटल कॉस्ट इज माय 6 मिलियन, तो ये वाली, और 3 मिलियन ये, 9 मिलियन इज माय टोटल कॉस्ट, यस और नो? ये तो समझ में आ रहा है, ये प्लांट का जो खर्चा मैंने किया है, ये इसी बिल्डिंग को बनाने के लिए किया गया है, तो ये खर्चा इस बिल्डिंग में जाना चाहिए। क्लियर? यस और नो? सेकेंड स्टेप क्या है? प्रोग्रेस। सपोज देयर इज अ इनपुट मेथड, बी विथ मी। इनपुट मेथड है, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट टू 100 तो मुझे पता है कि ये तो आना है, टोटल कॉस्ट पता है 9 है, अब निकालना है कॉस्ट टू डेट। सपोज उसने बोला इस 6 मिलियन में से, या यहाँ पे 1.5 मिलियन इनकर्ड हुई है। कितने इनकर्ड हो गई? कौन सी कॉस्ट का? 6 मिलियन वाले का। तो मैम 1.5 तो है ही, बट डू यू थिंक ये जो एसेट यूज किया है 3 मिलियन का,
पर ईयर डेप्रीसिएशन देखे तो 1 मिलियन का पीएनएल में डेप्रीसिएशन भी जाना चाहिए. तो कैन आई से कॉस्ट टू डेट 1.5 प्लस 1 मिलियन भी होना चाहिए? यस और नो? मैम 1.5 मिलियन 1, तो मैम 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100. यस और नो? मैम क्योंकि ये जो प्लांट है ये भी लगा, पर हमको पता है ये प्लांट 3 साल में यूज हो रहा है, तो पर ईयर कितनी गई? 1 मिलियन. तो कॉस्ट टू डेट में 1 साल की प्लांट की कॉस्ट और बाकी जो अभी तक कॉस्ट इनकर्ड की. यस और नो? तो कैन आई से कॉस्ट टू डेट में 2.5 प्लस 1 1.5 कितना आया? हाँ 27.7% मान लो. ठीक है, इसको ओवरऑल 28% मान लो, परसेंट उसमें निकाल लो. ठीक है, आया समझ में? अब मैम थर्ड स्टेप क्या होती है? रेवेन्यू कितना? मैम 10 मिलियन का रेवेन्यू था, कितना परसेंट? कैन आई से 2.8 मिलियन में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगी? यस और नो? यस मैम. और लेस कर दूंगी कितना? कॉस्ट टू डेट कितनी आई आपकी? क्यों 2.5 आई ना? अभी तक की कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई? 1.5 वो वाली और 1 मिलियन डेप्रीसिएशन वाली. तो मैम ओवरऑल कितना आ गया? मेरी बात समझ में आई क्या? तो अगर एक तो आपकी फोर्थ स्टेप से कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी निकलेगी, वो कैसे? अभी तक का कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और कितना पैसा मिल गया. और एक आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट आ रही होगी विच इज कॉल्ड प्लांट. कितने का आ रहा होगा? मैम 3 मिलियन का प्लांट था और 1 मिलियन उसकी डेप्रीसिएशन लगा, तो 2 मिलियन का एक प्लांट भी आ रहा होगा. मेरी बात आपको समझ में आई क्या? किसी को डाउट है क्या मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक प्लांट आपने खरीदा है और उसको आप उस बिल्डिंग में यूज कर रहे हो, तो मैम हर ईयर की उसकी भी तो वहां तक की कॉस्ट लगानी पड़ेगी. एम आई क्लियर? आई समझ में आया? तो टोटल कॉस्ट में तो पूरा प्लांट माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम ओवरऑल देख रहे हैं, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें तो पूरी प्लांट की. पर अगर हम सेकेंड थर्ड स्टेप पे जाते हैं जहां हम कॉस्ट टू डेट निकालते हैं रेवेन्यू, तो वहां तक की कॉस्ट, प्लांट की पूरी कॉस्ट नहीं जाएगी, उस साल की डेप्रीसिएशन जाएगा. एम आई क्लियर एवरीवन? आया समझ में? पढ़. On 1st January 2001, Amir entered into the contract with the customer दर्शिता तनिष्का. समझ में आ रहा है क्या? दर्शिता एंड तनिष्का. दर्शिता नैना के साथ दिखने लगे. थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है. ठीक है, आज थोड़ा सा डिफिकल्ट, हम तब फेमिलियर नहीं है टर्म से, बाकी समझ में आ रहा है. रेस्ट ऑफ द क्लास रितोष, विक्षित, प्रफुल्ल, दिवेश, दीपांशु. कोई बात नहीं, दिवेश और दीपांशु मोर और लेस सेम. विष्णु विनायक, सक्षम, धीरज. आ रहा है समझ में? आपको पता है अगर आपने एक बार ये स्टेप सीख ली, आपको हर क्वेश्चन में बस यही स्टेप्स लगानी है. सिर्फ मोनोटोनस स्टेप्स चलेगी और कुछ नहीं होगा, पर ये स्टेप समझ में आनी चाहिए. जहां आज जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आप उनको घर पे जाके प्रैक्टिस करना. और लगे ना कि यार मैम ये प्लांट वाला कॉन्सेप्ट ग्रैप ही नहीं हुआ, तो क्या करना है आपको? कल आके मुझसे पूछना है. तो मतलब मैं आपसे लिटरली एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, वो ये कि 2 दिन, सिर्फ ये 2 दिन मैं जैसा बोल रही हूँ ना, आप घर जाके वो प्लीज फॉलो कर लो. क्योंकि ये टॉपिक छूटा ना तो वो ऐसा छूटेगा कि वापस जीरो से ही पढ़ाना पड़ेगा, मिडिल ऑफ द सिचुएशन में समझ में नहीं आएगा. तो आज जो भी क्लास में मैंने डिस्कस किया है, आप घर जाके सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं, आपकी कॉपी पे या एक्सेल पे प्रैक्टिस करो. मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप वो करा लो. मैं 2 दिन सिर्फ इस पे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराऊंगी. आई रियली वांटेड कि इसका एक एक पॉइंट हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. क्लियर? On 1st January 2001,
Amir entered into a contract with a customer to construct a stadium for a consideration of 100 million. कितना पैसा मिल रहा है? तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना? 100 मिलियन. The contract was expected to take 2 years to complete. कितने साल लग रहे कंप्लीट होने में? 2 साल. 31st December 2001, सीधे ईयर एंड आ गए. आमिर had incurred cost of 24 million. तो ये कॉस्ट टू डेट है कि कॉस्ट टू कंप्लीट है? कौन सी कॉस्ट है ये? उस टाइम तक उसने 24 मिलियन इंकर्ड कर लिया. एंड कॉस्ट टू कंप्लीट आर एस्टिमेटेड टू 20 मिलियन. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 44 मिलियन. क्लियर है? इन एडिशन टू दिस कॉस्ट, इस कॉस्ट के अलावा आमिर परचेज अ प्लांट टू बी यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 16 मिलियन. उसने एक प्लांट खरीदा 16 मिलियन का. एंड दिस प्लांट वाज परचेज्ड ऑन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. 1 जनवरी 2001 को ही खरीदा. And will have no residual value at the end of the 2-year contract. मतलब ये प्लांट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा किसमें? इसी प्रोजेक्ट में. ठीक है. Depreciation on the plant is to be allocated on straight line basis across the contract. मतलब per year depreciation कितना? 8 million. यहाँ तक settled? Yes ma'am. Amir measured the progress on a contract using output method. कौन सी? तो बेस्ड ऑन द वर्क सर्टिफाइड टू द डेट. मतलब हमको ये चाहिए कि कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है. खुद से निकाल पाएंगे क्या? नहीं मैम, वैल्यूअर आएगा वो बताएगा. क्लियर? एट 31st December 2001 द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड वाज, सामने वाला आया और उसने बोला कि आप 45 मिलियन जितना रेवेन्यू, जितना काम कर चुके हो. एंड कस्टमर ने हमको कितना किया? पूरा क्वेश्चन पढ़ा. चलो स्टार्ट करें. खुद मैं तो कर ही रही हूं, आप भी निकालो कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस है. क्या हो गया प्रार्थनिया? मैम आज तो आपने ब्रेक नहीं दिया, नॉन स्टॉप पढ़ा रहे हो. आज जल्दी वाइंड अप कर देंगे, बस ये पढ़ा के लॉस वाला करके वाइंड अप करते हैं. ठीक है. इनका तो फर्स्ट बंद कर दूं. नैना को तो देख के ऐसे लग रहा है कि मैम शायद मैं कल से ना आऊं. मैंने गलत सुना है कि आप अच्छा पढ़ाती हो. ऐसा तो फील नहीं आ रहा. लगे ना कहीं तो मुझे बताना जरूर कि आप अच्छा नहीं पढ़ाती हो, तो एटलीस्ट मैं मेहनत तो करूँ अच्छा पढ़ाने के लिए. चलो फर्स्ट इज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस. टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना? कितना? 100 मिलियन. वो रेवेन्यू का पार्ट बनेगा कि खर्चे का पार्ट बनेगा? फिर लेस करेंगे. अभी तक की कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो गई? हाँ 24. और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी दे रखी है? 20. और कहना इससे वो प्लांट की कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी टोटल कॉस्ट में. कितना दे रखा था प्लांट? तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना आया? 40 मिलियन का प्रॉफिट. यार मैम हमको भी ऐसा ही बिजनेस करना है जहां सिर्फ प्रॉफिट निकले. ठीक है डन. अब देन सेकंड क्या मेजर करेंगे? कौन सी मेथड दे रखी है? आउटपुट. फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड. सामने वाला बोल रहा है इतना रेवेन्यू ले सकते हो डिवाइडेड बाय टोटल कितना रेवेन्यू चाहिए है हमारा इनटू कितना वर्क सर्टिफाइड किया है. मैम 45 का किया है. टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है? इनटू 100 कितना आया? 45%. देखो ये तो उसने दे रखा है. कौन सा दे रखा है? सामने वाले ने बोल रखा है आउटपुट मेथड है. पर एक बार क्या इनपुट मेथड करके देखें कि हमको इनपुट मेथड से करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसमें क्यों इनपुट मेथड से करा रही हूं? बिकॉज प्लांट दे रखा है तो कॉस्ट टू डेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो अपन करना आउटपुट से ही एग्जाम में, इनपुट मत लगाना. सिर्फ समझाने के लिए कि इनपुट से कैसे निकलेगा बता रही हूं. ठीक है. इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तक क्या कितना खर्चा इनकर्ड हुआ डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100. मैम अगर नॉर्मल खर्चा देखें तो 24 का हुआ है. और केनाई से प्लांट जो 16 है वो भी, उसका भी तो डेप्रीसिएशन लगेगा 1 साल का. तो कितना आएगा? 8. और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 24, 20 और 16. टोटल कॉस्ट कितनी थी?
60। क्लियर है ना? 53 पॉइंट, ये हमको काम का नहीं है, पर समझ में आया क्या? इन केस ऑफ प्लांट अभी तक की कितनी कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन का भी पार्ट डालेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट करेंगे, यस और नो? यस मैम। चलो, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमने इसको हटा दिया। डन। अब क्या रिकॉर्ड करेंगे? स्टेप नंबर 3, एसओपीएल। एसओपीएल में रेवेन्यू कितना आप बताओगे? कितना? रितोष कितना? भावेश? मैम 45। टोटल 100 मिलियन का रेवेन्यू था, हमने कितना परसेंट काम किया? तो हमारा रेवेन्यू कितना? डन। फिर लेस करेंगे क्या? अभी तक की कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई? तो मैम 24 तो वो वाली कॉस्ट और डेप्रीसिएशन वाली आई ना। अभी तक तो हमने इतनी खर्चे इनकर्ड किए, कितना आया? तो उस साल पीएनएल में कितना प्रॉफिट बुक हुआ? 13। तो मैं बोलूंगी मैम ओवरऑल देखा जाए दोनों सालों में तो 40 का प्रॉफिट आया, बट उस साल पीएनएल में कितना प्रॉफिट बुक हुआ? 13। बात समझ में आई? कॉस्ट टू डेट में से वो वाली कॉस्ट मत लिख के आना, डेप्रीसिएशन की कॉस्ट भी ऐड करेंगे। डन? यस मैम। स्टेप नंबर 4, एसओएफपी। अभी तक का कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया? 45। और कितना पैसा आ गया? कितना पैसा आया? इनवॉइस टू डेट कितना? कितना आया प्रॉफिट? 30। ये क्या है आपकी? एसेट। सो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूंगी तो बैलेंस शीट में एक नॉन करंट एसेट आएगा, प्लांट, जो 16 का होगा, 8 का डेप्रीसिएशन लगा होगा, 8 का प्लांट होगा। और मैम करंट एसेट्स में कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स करके होगा कितने का? 33.6। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? वो एग्जाम में आपको बैलेंस शीट पूछेगा तो ध्यान रखना, अगर प्लांट खरीदा है तो वो प्लांट भी आएगा। ठीक है? हम फोर्थ स्टेप से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स लायबिलिटी निकाल के मत छोड़ देना। डन? आई बात समझ में? यस और नो? वेरी गुड। चलो, एक लास्ट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सीख लेते हैं, जिसमें हमको ओवरऑल जो स्टेप नंबर 1 है ना, उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है। और हम कौन से लोग हैं? हम इंडियंस हैं। और इंडियंस कौन से अप्रोच पे चलते हैं? मैम कॉन्जर्वेटिव अप्रोच पे चलते हैं, बहुत प्रिजर्वेटिव होते हैं। खर्चा दिख रहा ना, वो प्रॉफिट है तो उसको लोड नहीं है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर उसको फ्यूचर में लॉस दिख रहा है तो वो आज से ही लॉस का नुकसान कर रिकॉर्ड कर ले, कुछ ना हो पाएगा। करता है कि नहीं? जब एसीसीए करने का पापा को बोला तो पापा ने क्या किया? दिखा कि 8 लाख रुपए खर्चा लगेगा, तो 8 लाख के अभी से ही पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट किए कि जब मांगोगे तब देंगे। मैम बहुत अमीर है हमारे पिताजी, तो आप बोलो आपको भी 10 लाख चाहिए तो अभी डलवाओ। अदरवाइज तो पापा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आज से ही बिजनेस में खर्चा बुक कर करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पर उन्होंने ये सोचा क्या कि 3 साल बाद ये एसीसीए बन जाएगा तो इसकी नौकरी लग जाएगी, तो अगर ये 50,000 रुपये महीना भी कमाता है तो 6 लाख रुपए साल कमाएगा। तो रिकॉर्ड कर लो आज ही, हर साल का 6-6 लाख रुपए इनकम की क्या? तो मैम इंडियंस है, प्रॉफिट दिख रहा है तो भाड़ में जाए, हम देखेंगे भी नहीं, ना किसी को बोलेंगे। बट लॉस है तो थम जाएंगे। अभी से ही क्या करेंगे? उसका क्या बना लेंगे? प्रोविजन। उस खर्चे को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, भले से फ्यूचर में, ऊपर खर्चा आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? सो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लॉस मेकिंग तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। करके देखें कॉन्ट्रैक्ट को लॉस मेकिंग। मैम हम तो लेंगे ही नहीं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, पर ले लिया। पापा ने उस समय बैठाया ही नहीं कि टोटल कॉस्ट इतनी लगेगी। पापा ने, जब आप एसीसीए कर रहे थे, आपने क्या बोला कि पापा 4-5 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। मालूम पड़ा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, तारीख पे तारीख। मैम आप इतनी बददुआएं क्यों दे रहे? आपको नहीं दे रही हूँ। चलो वॉर ही चल गई कंट्रीज के बीच में, रेट बढ़ गए, पॉन्ड्स की रेट्स बढ़ गए, यूरो के रेट्स बढ़ गए, डॉलर्स के रेट्स बढ़ गए, तब तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। तो जो प्रोविजन 3-4 लाख रुपए का था वो 8 लाख का हो गया। समझ रहे हो?
तो अब उन्होंने तो आपको घुसा दिया एसी से, आप थोड़ी बोलेंगे कि नहीं भाई तू बाहर निकल, अब तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट तो करना है, कंप्लीट करना है। तो समझे आप कैसे इस लॉस को बियर करेंगे, समझ में आई बात, आई या नहीं? और जब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने वाले खर्चे ज्यादा हो गए, उससे जनरेट होने वाले बेनिफिट्स है। सो प्लीज आप आपके पेरेंट के लिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मत बनना, ठीक है? स्टेप नंबर 1, ओवरऑल प्रॉफिट ही आना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है? चलो, कॉन्ट्रैक्ट को लॉस मेकिंग बना ले, बस ये लास्ट है, समझ लो। क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ये बिल्डिंग बनाना था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, सामने वाले ने बोला 10 मिलियन देंगे, अपन वाह वाह वेरी खुश कि यार 10 मिलियन कमा रहे हैं। और जब आपने देखा तो आपने अभी तक ही 6 मिलियन की कॉस्ट इंक्लूड कर ली है, और आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपको फर्दर 6 मिलियन की कॉस्ट लग जाएगी। क्या हो गया? हो गया लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैम इसीलिए बोल रही हूँ स्टेप नंबर 1 हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना, क्योंकि स्टेप नंबर 1 से ही पता चलेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस। लॉस हुआ तो मैम कंजर्वेटिव अप्रोच कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यस मैम। सो मैम स्टेप नंबर 1, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लेस। देखो इन द एग्जाम्स यू नॉट नीड टू राइट दिस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉस्ट टू डेट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। आप तो 10 से 12 माइनस करके निकाल लेना लॉस है। अभी फॉर प्रैक्टिस हमारी, देखो ये ध्यान रखना, मैं आपको बोलूंगी आज आईफिल टावर कैसा दिखता है, या सिडनी की बिल्डिंग्स कैसी दिखती है, इमेजिन कर पाओगे क्या? पर अगर मैंने आपको फोटोज दिखा दिए सिडनी की बिल्डिंग्स के, इमेजिन कर पा रहे हो? तो इट्स मीन्स दैट हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन पिक्चराइजेशन पे चलता है। जब आप 2-3 बार क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब उसके माइंड में पिक्चर सेट होगी। अब आपको उसमें से फिगर डालने हैं, आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिगर ही चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है क्या? तो 2-3 क्वेश्चन करके माइंड में इमेज फिट कर लो, और फिर आपको जरूरत नहीं है कॉपी पे करने की, आप कैलकुलेटर पे आ जाना। पर 1-2 क्वेश्चन के लिए माइंड को इमेज देने की जरूरत है, ठीक है? कॉस्ट टू डेट लेस कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, ठीक है? कितनी मैम? 6 कितना आ गया? 2 मिलियन का लॉस। तो वो बोलता है कि आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस साल 2 मिलियन का प्रोविजन बना लेना है लॉस का। क्या बोलता है वो? उस साल के पीएनएल में आपको 2 मिलियन का लॉस होना चाहिए। आई बात समझ में? सपोज 50% प्रोग्रेस आई कि आपने 50%, अब प्रोग्रेस मेजर तो निकालना आ ही गया है, तो प्रोग्रेस मेजर नहीं कर रहे हैं, उसने बोला है 50% काम कर दिया। कितना कर दिया? अब स्टेप नंबर 3 में आए, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करोगे मैम? 10 मिलियन का 50% कितना आया? 5 मिलियन आया। लेस किया क्या? कॉस्ट टू डेट कितनी? 6 मिलियन। कितने का लॉस बुक हो रहा है? वो बोलता है देखो उस साल 1 मिलियन का तो आपको क्लियर दिख रहा है, पीएनएल में अपने आप ही बुक हो गया। आपको लॉस, टोटल लॉस कितना चाहिए? टोटल लॉस कितना चाहिए? 2 मिलियन का लॉस चाहिए। कितने का लॉस बुक हो रहा है? मेरे को यहाँ पे 2 मिलियन चाहिए, तो क्या कर दोगे मैम? 1 मिलियन का खर्चा और बढ़ा दो। तो मैम हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन ऑन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन, हो गया 2 मिलियन का लॉस। तो आपको पूछा जाएगा इस केस में आपके पीएनएल में कॉस्ट कितनी बुक हुई? तो कितनी बुक हुई? 7 मिलियन का खर्चा, 5 मिलियन का रेवेन्यू, टोटल लॉस मतलब आपका ये वाला लॉस और ये वाला लॉस मैच होना चाहिए। बात समझ में आई? यस और नो? अगर मैं बोलती इसने 70% काम कर लिया है तो रेवेन्यू कितना बुक होता? 7 मिलियन। यहाँ पे क्या आ रहा है?
प्रॉफिट के लॉस, पर आपको कभी प्रॉफिट आएगा क्या मैम? सेकेंड ईयर लॉस 3 मिलियन का हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल लॉस 2 मिलियन का है, तो हमको तो 2 मिलियन का लॉस चाहिए। तो मैम यहाँ पे 2 मिलियन का लॉस लाने के लिए कैन आई से मुझे 3 मिलियन का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आ गया 2 मिलियन का लॉस। तो मैम मुझे यहाँ पे 2 मिलियन का लॉस चाहिए। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप खर्चा ज्यादा बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि यहाँ पे 2 मिलियन का लॉस आ जाए। बात समझ में आई? दिस लॉस एंड दिस लॉस इज इक्वल टू, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो मैम 7 मिलियन से 6 मिलियन माइनस किया, 1 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा था देखा जाए तो, पर मेरे को कितने मिलियन का लॉस चाहिए? तो मैंने क्या किया, 3 मिलियन का खर्चा बुक कर दिया। ठीक है, तो टोटल खर्चा अगर मैं पूछूं पीएनएल में कितना गया तो 9 मिलियन का। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। मैम जब आप ये एक्चुअल में खर्चा हुआ क्या? ये जो 3 मिलियन मैंने लिखी है खर्चा एक्चुअल में हुआ क्या? नहीं। तो मैम इसकी अगर जर्नल एंट्री देखेंगे ना तो डेबिट कर देंगे प्रोविजन ऑन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये किया पीएनएल में खर्चा बुक, डेबिट किया पीएनएल, पीएनएल में खर्चा बुक करते हैं तो डेबिट करते हैं, पर ये एक्चुअल में ना तो पेमेंट गया, ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो फ्यूचर की है, आज हुई नहीं है बट फ्यूचर में हो जाएगी। तो मैम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं ये प्रोविजन, मतलब आपकी बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी खड़ी कर देते हैं। बात समझ में आई क्या? कितने मिलियन की? ये जो 3 मिलियन है ये आपकी बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। डन? क्योंकि एक्चुअल में खर्चा इनकर्ड हुआ क्या आज? नहीं, हमने तो एक बुकिश एंट्री की कि हमको फ्यूचर में 2 मिलियन का लॉस होगा, तो आज ही उसको लाइबिलिटी में खड़ा कर दिया, तो पीएनएल में खर्चा बुक कर दिया और बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी। बात समझ में आई? यस और नो? समझ में आया? तो मैम अगर प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे सॉल्व करते जाना, बट अगर लॉस है तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट इज इक्वल टू दी पीएनएल का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उनको सेम लाने के लिए आप पीएनएल में खर्चा बुक कर देना, जो किस नाम से जाएगा? प्रोविजन के नाम से जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि पीएनएल में ओवरऑल खर्चा कितना बुक हुआ, तो ओवरऑल कितना खर्चा बुक हुआ इस केस में? 9 मिलियन का। समझ में आया? 6 मिलियन मत बोलना, कितना बोलोगे? बात समझ में आई? डन? सो आपको इस क्वेश्चन के लिए कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है? क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 इज अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर होम। सिर्फ आंसर देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, नहीं बनेगा अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? तनिष्का? Yes, ma'am. आया समझ में? Yes, ma'am. स्वाति? Yes, ma'am. कोई डाउट किसी भी चीज में? No, ma'am. नो मैम। मैम यस। मैम ये लॉस वाला ना अच्छे से समझ में नहीं आया। लॉस वाला क्या, कहाँ से नहीं अच्छे से समझ में आया? देखो हम सेकेंड स्टेप से। ओके देखो, हमको ये क्लियर है कि जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग होता है ना, किसका माइक चालू हो गया? सक्षम मेरे को सुनाई दे रहा था, मेरी बुराई कर रहे थे कि मैम तो ऐसा ही पढ़ाती, इनका मत पढ़ा कर। सुनाई दिया मेरे को अभी? अच्छा नहीं हुआ था तो मुझे नहीं सुनाई दिया। चलो मैम, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल सा फैक्ट है कि अगर प्रोजेक्ट लॉस है तो हम आज ही उस लॉस को बुक कर लेंगे। अब जैसे हमारे केस में अभी क्या हुआ था, जो मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 5 मिलियन था। क्यों? बिकॉज हमारा वर्क सर्टिफाइड 50% था तो 5 मिलियन का था, तो हमारी बुक्स में कितने का लॉस बुक हो रहा था? 1 मिलियन का। पर हमको ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है? 2 मिलियन का ना। तो वो बोलता है कि आज ही उस खर्चे का प्रोविजन बना लो यार। तो लॉस 1 मिलियन का बुक हो रहा है, 1 मिलियन का और चाहिए, तो मैम हमने प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट करके 1 मिलियन, अब हो गया 2 मिलियन। तो मतलब स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो सेम हो जाएगा, प्रॉफिट है नहीं, सिर्फ लॉस। क्लियर है? यस भावेश? जीरो हो जाएगा। आए समझ में?
यस मैम। तो मैम ये 2 मिलियन का लॉस हो गया, और ये जो 2 मिलियन का आपने जो 1 मिलियन का, देखो एक्चुअल लॉस तो 1 मिलियन ही का था उस साल का, और 1 मिलियन आपने क्रिएट किया है, तो मैम ये एक हमने प्रोविजन क्रिएट किया है। तो पीएनएल में खर्चा बुक करते हैं डेबिट फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, एंड क्रेडिट क्या कर देते हैं, लाइबिलिटी, विच इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, लॉस मेकिंग हो जाए। लॉस मेकिंग मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो खर्चे इंकर्ड हो रहे हैं वो उसके रेवेन्यू से ज्यादा है, ये खर्चे उसके रेवेन्यू से ज्यादा है। आया समझ में स्वाति? यस मैम। अपना नाम स्वाति ही है ना? हाँ यस ठीक है। मैम। कोई बात नहीं, आप एक बार और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, आप करके आना। नहीं बनेगा तो हम इसको वापस रिविजिट करेंगे। एम आई क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, अगर प्रोग्रेस मेजर नहीं कर पा रहे हो तो स्टेप नंबर 3 में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। जैसे ये वाला कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट 20 दे रखा है, कॉस्ट टू कंप्लीट 220, टोटल कॉस्ट कितनी दे दी, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दे दिया। अब यहाँ पे आप प्रोग्रेस को मेजर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा उस साल, इस साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? मैम जितना खर्चा इनकर्ड किया है उतना, कितना इनकर्ड किया है, 540। मैम सिर्फ 20 कॉस्ट इनकर्ड की है, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेम हो जाएगा। रेवेन्यू इज 20, कॉस्ट टू डेट इज 20, तो पीएनएल में नो प्रॉफिट नो लॉस। एम आई क्लियर? बट ये सब बाद में करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे, स्टेप नंबर 1 ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। एम आई क्लियर एवरीवन? लगभग मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब क्या करना है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उतने उस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आएगी। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप घर से करके आओगे, तो आपको जो मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किए वो सिर्फ 3 क्वेश्चन, 2 मैंने कराए हैं, 1 मैंने आपको होमवर्क में दिया है। आप बस उतना ही करके आ जाएंगे तो भी मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। क्लियर एवरीवन? कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? चलो